नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपसे ई रूपी टोकेनाइजेशन तथा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम पर चर्चा की थी। तो ये बहुत सारे हाल फिलहाल के नए डेवलपमेंट हो चुके हैं मित्रों, तो इनको हमको क्लास में लाना पड़ेगा। इनको छोड़ देना मूर्खता होगी और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होगा। तो आइए आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले डेवलपमेंट की ओर चलते हैं। तो रिसेंटली जो नया डेवलपमेंट है वो है आपका NUE का पूरा नाम है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। NUE न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में जितने भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं वो सब NPCI द्वारा किए जा रहे हैं। NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI जो है आपका, उसको भी NPCI ही कंट्रोल करता है। UPI का फुल फॉर्म तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की आवश्यकता है। बहरहाल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो इसको भी NPCI कंट्रोल कर रहा है। आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट की संख्या और बढ़ेगी और इसको नियंत्रित करना NPCI के लिए अकेले संभव नहीं होगा। इसी के लिए ही हम लोग NUE की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और दूसरी बात ये है मित्रों कि जैसे आप देखते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट फेल भी हो जाता है या कई बार अटक जाता है, डिक्लाइन हो जाता है या फिर अटक जाता है, तो ये भी एक समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए RBI ने अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक ने प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस लेने के लिए बिडिंग करने को कहा, ताकि दूसरा कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। इसके लिए आपने अगर खबर सुनी हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको चेस कर रही हैं, जैसे टाटा, पेटीएम, रिलायंस, गूगल, फेसबुक भी इसके रेस में लगे पड़े हैं। तो ये सब कारण है मित्रों जिसकी वजह से NUE की स्थापना की जा रही है। जैसे अभी आप देखते हैं कि जो आपका NPCI ने अपना खाका तैयार किया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, वैसे ही भविष्य में क्या होगा कि NUE भी अपना कोई पेमेंट सिस्टम तैयार करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आवश्यकता क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज नंबर एक चीज हम लोग इसका कार्य देखते हैं। फंक्शन, सेटअप, मैनेज एंड ऑपरेट रिटेल पेमेंट सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो NUE है आपका न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ये रिटेल पेमेंट सिस्टम को स्थापित करेगा। मैनेज का मतलब, सेटअप का मतलब हो गया आपका स्थापित करना, मैनेज का मतलब क्या करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, और ऑपरेट का मतलब उसको संचालित करेगा। फिर से सुनिएगा, NUE रिटेल पेमेंट सिस्टम को स्थापित, प्रबंधन और संचालन करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इसमें, कैपिटल, कि क्या कैपिटल होना चाहिए NUE के लिए। तो कम से कम मित्रों इसके लिए आपके पास 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए साथियों, 500 करोड़ रुपए की। और किसी एकल प्रमोटर या प्रमोटर समूह को NUE की पूंजी में 40% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। किसी एकल प्रमोटर किसी कंपनी बनाता है या जो कंपनी बनाने का विचार करता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रमोटर कहा जाता है। तो कोई एक सिंगल प्रमोटर हो या प्रमोटर का ग्रुप हो, तो NUE की पूंजी में 40% से अधिक का वो निवेश नहीं कर सकता है, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। धीरे धीरे 5 साल की समयावधि में इसे 40% से नीचे लाकर 25% कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कैपिटल की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत। थर्ड पॉइंट, नए पेज पे जाता हूं। थर्ड पॉइंट, इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी इसकी। तो ये एक कंपनी है, मैं लिखता हूं, एक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट
COMPANY, कंपनी एक्ट 2013। 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके अंडर एक कंपनी के रूप में ये स्थापित होगा और ये लाभकारी अर्थात मुनाफा कमाने वाली संस्था भी हो सकती है, जबकि एनपीसीआई क्या है, वो गैर लाभकारी संस्था है। रेगुलेशन इसका कौन करेगा? आरबीआई द्वारा ही इसका रेगुलेशन किया जाएगा, नियमन आरबीआई द्वारा किया जाएगा रेगुलेशन। मुझे उम्मीद है आपको एनयूई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट डेवलपमेंट की ओर चलते हैं, तो वो है हमारा माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म वित्त या सूक्ष्म वित्तीय, जो भी आप कहना चाहें, जाने रहिए, दोनों एक ही बात है, सूक्ष्म वित्तीय। तो सूक्ष्म वित्तीय ये क्या चीज है? इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था बांग्लादेश के एक व्यक्ति थे, श्री मोहम्मद यूनुस जी, श्री मोहम्मद यूनुस, और इसके लिए इनको 2006 का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्थात ये नोबेल लॉरिएट है। और इस क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष से एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री विक्रम अकूला जी, श्री विक्रम अकूला जी। तो इन दोनों महानुभावों ने सूक्ष्म वित्त के जरिए न केवल गरीब लोगों की मदद की, अपितु रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। एक हैं बांग्लादेश के श्री मोहम्मद यूनुस जी, हमारे भारतवर्ष से जो प्रमुख नाम है वो है श्री विक्रम अकूला जी का। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्होंने, इन दोनों महानुभावों ने क्या काम किया कि सूक्ष्म वित्त के जरिए न केवल गरीब लोगों की मदद की है, अपितु रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। आइए इसको भी पॉइंट वाइज समझते हैं। तो नंबर 1, इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है सूक्ष्म वित्तीय की या फिर सूक्ष्म वित्त की? तो ये बेसिकली एक आर्थिक टूल है, यह एक आर्थिक उपकरण है, यह एक आर्थिक उपकरण है, यह एक आर्थिक उपकरण है जो गरीब और कम आय वाले लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं कम मात्रा में उपलब्ध करवाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके जरिए, माइक्रो फाइनेंस के जरिए वित्तीय सेवाएं कम मात्रा में उपलब्ध करवाता है, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसे बैंकिंग फॉर द पुअर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसे बैंकिंग फॉर द पुअर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आर्थिक उपकरण है जो गरीब और कम आय वाले लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं कम मात्रा में उपलब्ध करवाता है, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार हो सके। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बैंकिंग फॉर द पुअर्स के नाम से जाना जाता है। आइए नंबर 2 पॉइंट्स इसका देखते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्तीयन का दायरा, क्या क्या दायरा है इसका? इसके अंतर्गत निम्न वित्तीय सेवाओं को शामिल किया जाता है। अभी हमने आपको बताया ना कि वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कौन कौन सी वित्तीय सेवाएं हैं?
उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। निम्न वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है या सम्मिलित की जाती हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ए पॉइंट्स में क्रेडिट्स का मतलब होता है लोन, ये भी कम मात्रा में रहता है। बी पॉइंट है आपका पेंशन एंड इंश्योरेंस, ये भी इसमें सम्मिलित होता है माइक्रो फाइनेंस में। तीसरी चीज है आपका रेमिटेंस ऑफ फंड, इसमें धन भेजने की सुविधा होती है। कहीं पे आपको अपना फंड ट्रांसफर करना है तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। डी पॉइंट्स है कलेक्शन ऑफ थ्रिफ्ट, THRIFT, इसको कहते हैं सेविंग्स। थ्रिफ्ट का मतलब होता है मित व्ययता, कम खर्च। बेसिकली जैसे जो आदमी कम बोलता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मितभाषी, अर्थात कम बोलने वाला, ठीक है ना। और इसका माइक्रो फाइनेंस का भी जो रेगुलेशन है वो किसके जरिए होता है, आरबीआई के जरिए होता है। इसका भी रेगुलेशन आरबीआई के जरिए होता है। तो ये हो गया। अब आइए नोट्स लगाते हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको हमको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो नोट्स, इसमें मैं 2 नोट्स आपको लिखाऊंगा। तो नंबर एक नोट, इसको सूक्ष्म ऋण से कंफ्यूज नहीं करना है। सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त एक ही नहीं होता है। देखिए सूक्ष्म वित्त क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने अभी तो आपको रिसेंटली बताया ना, इसकी परिभाषा वगैरह और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। सूक्ष्म ऋण क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो सूक्ष्म ऋण है ये क्या है? सूक्ष्म ऋण ऐसे छोटे ऋणों को कहते हैं, मैं लिख दूं क्या? चलो मैं लिख देता हूं। सूक्ष्म ऋण ऐसे छोटे ऋणों को कहते हैं, जो बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और जो सूक्ष्म ऋण होता है आपका, वो बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? सूक्ष्म ऋण अलग चीज है, सूक्ष्म वित्त अलग चीज है। सूक्ष्म वित्त में जो सेवाएं हैं वो भी हमने आपको बता दी, क्रेडिट्स, लोन वगैरह, पेंशन एंड इंश्योरेंस, रेमिटेंस एंड ऑफ फंड्स, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ थ्रिफ्ट। जबकि सूक्ष्म ऋण क्या है ये हमने आपको बता दिया, ये ऐसे छोटे ऋण होते हैं जो बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और जब आप वैसे ऋण लेते हैं किसी बैंक से बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज गारंटी के रूप में रखनी पड़ती है। जबकि सूक्ष्म ऋण में आपको कोई भी वस्तु गारंटी के रूप में नहीं रखनी पड़ती है, ना ही कोई वस्तु आपको गिरवी रखनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें मैं दूसरा नोट आपको लिखाता हूँ। दूसरी चीज है इसमें कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई। अब नाबार्ड क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी चर्चा मैं पिछली क्लासेस में कर चुका हूँ। नाबार्ड द्वारा की गई। 1992 में इसके द्वारा SBLP, एस से यहाँ मतलब है SHG और BLP का पूरा नाम है मित्रों बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। SHG ये भी आप जान रहे होंगे मुझे उम्मीद है, इसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह।
मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की आवश्यकता है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि कुछ लोग मिलकर अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करते हैं और इसके लिए बैंक उन्हें क्या देता है, लोन देता है, बैंक उन्हें ऋण प्रदान करता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता और जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब अगर किसी काम के लिए मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का लोन बैंक द्वारा दिया गया है, ध्यान से समझना, किसी भी काम के लिए अगर 10 लाख रुपए का लोन बैंक द्वारा दिया गया है तो ये समझिए आप कि प्रत्येक व्यक्ति पर 10 लाख रुपए का कर्ज होता है। जो लेने वाला उसमें एक अध्यक्ष भी होता है। अब अगर वही पैसे निकालता है, लेकिन अब उसके लिए जरूरी होता है कि जो सदस्य हैं उनसे उनकी राय सलाह ली जाए, तो वो ऐसे ही करके अपना पैसा निकालता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो कुछ घालमेल करता है, इधर उधर गड़बड़ी करता है, तो बैंक क्या काम करेगा कि किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लेगा अगर बैंक के पैसे नहीं लौट रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे बैंकों का पैसा ज्यादा नहीं डूबता है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है साथियों। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, नीस बैंक, NICHE, नीस ही पढ़ते हैं साथियों इसको, नीस, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, नीस बैंक। अब ये क्या काम करता है नीस बैंक? किसी समूह विशेष की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से पूरा करने वाला बैंक। किसी समूह विशेष की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से पूरा करने वाला बैंक होता है साथियों। ये मुख्य रूप से पूरा करने वाला बैंक। अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसकी आवश्यकता जो है अन्य किसी बैंक द्वारा पूरी नहीं की जा रही है, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नीस बैंक की स्थापना की गई है। इसका सुझाव नचिकेत मोर समिति द्वारा दिया गया था। इसका सुझाव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसका सुझाव नचिकेत मोर समिति द्वारा दिया गया था। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो नीश बैंक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं, या ये 2 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे लिखिए सिंपल, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो होता है आपका पेमेंट बैंक, और दूसरा होता है SFB। इसका पूरा नाम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। आइए 1 बाय 1 दोनों को समझ लेते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लेते हैं, पेमेंट बैंक। बैंक्स कर लीजिए क्योंकि इनकी संख्या 6 है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है। ये कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। अभी तक हमारे भारतवर्ष में 6 पेमेंट बैंक है। कितने पेमेंट बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है साथियों। कौन कौन से? नंबर 1 आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है। भारत का पहला पेमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पेमेंट बैंक। दूसरा है आपका जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को मैं पी भी लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक को मैं पी भी लिख दे रहा हूं। चौथा है आपका फिनो पेमेंट बैंक। और आपका पांचवा है NSDL पेमेंट बैंक। 5 हो गए, एक छठा यहां लिख देता हूं। छठा है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको संक्षिप्त में एब्रिविएशन इसका होता है IPPB।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए न्यूनतम आपको 100 करोड़ की पूंजी चाहिए। MCR मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ये कितनी? 100 करोड़। 100 करोड़ की पूंजी न्यूनतम होनी चाहिए। अगर आपको भी खोलना है तो कम से कम आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया मित्रों पेमेंट बैंक्स के बारे में कुछ जानकारियां कि 6 बैंक हैं हमारे यहाँ। सबसे पुराना या सबसे पहला है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, और हमने आपको ये बता दिया कि MCR मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कितनी होती है? 100 करोड़ रुपए। अब आइए इसके कार्य पर चर्चा करते हैं, क्या क्या काम करता है ये जो पेमेंट बैंक होता है आपका। तो ये नंबर 1, प्रति व्यक्ति से अधिकतम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक की जमाएं ले सकता है, लेता है। और इसमें आप सिर्फ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ही खोले जा सकते हैं। FD और RD की व्यवस्था इसमें नहीं है, ठीक है। मांग जमाएं होती हैं, समय जमाएं नहीं होती हैं। दूसरी बात है, ये ऋण नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, ऋण नहीं दे सकते हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि सर कमाएंगे कैसे? अभी आपको बताएंगे। नंबर 3, तो जब ऋण नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात, कॉमन सेंस की बात, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। चौथा, धन ट्रांसफर कर सकते हैं, धन ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पांचवा, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड्स यूनिट की मार्केटिंग करते हैं या कर सकते हैं। मार्केटिंग की हिंदी होती है विपणन कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी या म्यूचुअल फंड्स यूनिट है, ये इनकी नहीं होती है, ये दूसरी कंपनियों की होती है। इसको ये अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफर करते हैं, इसका कुछ ना कुछ भाग इनको कमीशन के तौर पर मिलता होगा, तभी अपने प्लेटफॉर्म पर शो करते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे आप पेटीएम वगैरह देखते होंगे तो उनमें आपको उसके ऑफर दिखाई देते हैं। अगली बात, अगला पॉइंट इसका हम लोग समझते हैं कि जमाओं का कम से कम, जमाओं का जितनी भी जमा हुई, जमाओं का कम से कम 75% भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना पड़ता है, सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना पड़ता है, प्रतिभूतियों में लगाना पड़ता है। यही कारण है। अब ये 75% लगाना पड़ता है, जो 25% होता है उसको किसी बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। भाई क्योंकि ऋण देते नहीं है तो कमाएंगे कैसे? तो ये जब सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देंगे तो उससे इनको क्या मिलता रहेगा? ब्याज मिलता रहेगा। बात क्लियर हो गई आपको? इसीलिए ये लोग ऋण नहीं देते हैं, क्योंकि ये पैसे सरकारी प्रतिभूतियों में लगाकर उससे मतलब मुनाफा या लाभ कमा लेते हैं। बात क्लियर हो गई? कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। अन्य तथ्य, इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें जो FDI है आपका, इसमें FDI जितना बैंकों की लिमिट है, FDI हालांकि आगे पढ़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% आ सकता है, 74% आ सकता है। अभी हाल में इसकी लिमिट बढ़ाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, जिसपे विवाद भी हुआ था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है साथियों? 74% आ सकता है। नंबर 2, इनको CAR या इसका दूसरा नाम होता है CRAR, आपको बताया गया है ढंग से, 15% मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है।
अब ये है क्या मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली क्लास में बहुत ढंग से आपको समझा रखा है। आप जाइए, अगर आपने नहीं देखा है तो पुरानी क्लासेस आप अवश्य देख लीजिए। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, पेमेंट बैंक्स की बात हो गई साथियों। तो मुझे उम्मीद है ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, इसका की आवश्यकता क्या है, ये काम क्या करता है। बात क्लियर हुई आपको। दूसरी चीज है, अब ये देखो, ये भी आपका सबका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही जुड़ रहा है। ये क्या काम कर रहा है कि किसी समूह विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो बैंक है, जिसको नीश बैंक कह रहे हैं, उसका ही तो एक प्रकार है। बात क्लियर हुई। इसकी लिमिटेशन इसलिए लगाई गई है ताकि छोटे छोटे लोग जो है इससे जुड़ सकें। आइए अगला जो इसका प्रकार है नीश बैंक का, उस पर चर्चा करते हैं। तो वो है आपका नंबर 2, हमने आपको बताया था SFB, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। नंबर 1 फंक्शन पे सीधा चर्चा करते हैं। नंबर 1 जमाए ले सकते हैं, जमाए ले सकते हैं। अब कोई निश्चित सीमा नहीं है, जितना मर्जी कहे उतना ले सकते हैं। दूसरी चीज है ऋण दे सकते हैं, जबकि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो ऋण नहीं दे सकते हैं। अभी आपने देखा था। इसी की वजह से जो है आपके पेमेंट बैंक हैं वो बहुत परेशान हो गए थे, तो उनको RBI ने ये छूट दी कि आप चाहें तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, SFB में। तो कुछ बैंक्स ने जो है आवेदन किया होगा, ये चीज है। नंबर 1 जमाए ले सकते हैं, नंबर 2 ऋण दे सकते हैं। कितनी बात क्लियर हुई। नंबर 3 धन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे वो करते थे, धन ट्रांसफर कर सकते हैं, धन ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 4 इनके ऋणों का कम से कम आधा भाग 25 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, अधिक का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। 25 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कम समझ में आया होगा। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट तो नहीं हुई है वैसे फिलहाल, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। जैसे किसी बैंक ने अगर मान लीजिए कि 50 ऋण बांटे, कितने साथियों, 50 ऋण अगर मान लीजिए किसी बैंक ने बांटे हैं, और कौन सा बैंक, ये जो आपका SFB है, तो कम से कम इसका आधा, देखिए शब्दों को तोड़िए, तो कम से कम इसका आधा 50 ऋण बांटा है, तो 25 ऋण ऐसे होने चाहिए, 25 ऋण ऐसे होने चाहिए जिनका ऋण 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, जिनका ऋण 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यही चीज आपको कही जा रही है। अब वो जो 25 ऋण है अधिक का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं पूरा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब वो 25 लाख से कम का ही होना चाहिए। जैसे किसी को 20 लाख का दे दिया हो, किसी को 18 लाख का दिया हो, किसी को 22 लाख, किसी को 24 लाख। अल्टीमेट बात यह है कि 25 लाख से अधिक नहीं किया गया है। अब ये इसलिए किया गया है ताकि छोटे और निम्न आय वाले जो लोग हैं वो इससे जुड़ें। बड़े लोगों के लिए तो बड़े बैंक है ना भाई, जैसे विजय माल्या साहब के लिए PNB था, उससे लोन लिया उसने, चपत कर दी। खैर, तो ये छोटे लोगों के लिए है ताकि छोटे लोग इनसे जुड़ें, जो डायरेक्ट बैंकों से नहीं जुड़ पाए हैं और जिनकी कोई आवश्यकता है, वो कोई बैंक पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो नीश बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया है उसके अंतर्गत तो ये भी है आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, उससे लोग जुड़ सकें, ये बात है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, ये मुझे लगता है पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5, ये निम्न के लिए कार्य करते हैं। ये काम किसके लिए करेंगे। नंबर 1 ABC ऐसा लिख लेते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, किसान भाई हैं हमारे छोटे और सीमांत, उनके लिए काम करते हैं। स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, इंटरप्राइजेज में हालांकि ई होता है, इंटरप्राइजेज।
तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए काम करेंगे, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उसके लिए काम करेंगे, और आपका माइक्रो एंड स्मॉल सूक्ष्म माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए भी ये काम करते हैं, इंटरप्राइजेज के लिए काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र की जो व्यवसायिक इकाइयां हैं, असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, भारत का लगभग व्यापार इसी पर निर्भर करता है। जीएसटी की वजह से ये और नोटबंदी की वजह से ये क्षेत्र हमारा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। असंगठित क्षेत्र की व्यवसायिक इकाइयां। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। इनके लिए पीएसएल का लक्ष्य 75% निर्धारित है। बैंकों के लिए हालांकि ये 40% होता है, लेकिन इनके लिए अर्थात एसएफबी के लिए ये कितना निर्धारित किया गया है, 75% निर्धारित किया गया है। अब ये पीएसएल है क्या, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे साथियों, और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पीएसएल में, और कुछ अन्य टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।